हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्राच्य और गैर पारंपरिक अध्ययन कार्यक्रम के बारे में। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि प्राच्य अध्ययन और पारंपरिक अध्ययन में अंतर क्या था। जो प्राच्य अध्ययन होता था वो पौराणिक कालों में, वैदिक कालों में, मठों में, गुरुकुलों में, वेधशालाओं में, वहाँ पर जा करके जो अध्ययन किया जाता था वो प्राच्य अध्ययन के अंतर्गत आती थी। फिर आई पारंपरिक अध्ययन। पारंपरिक अध्ययन जो थी वो शिक्षक सामने होते थे और वो एक कक्षा में बच्चों को बैठाते थे और कॉपी पेन या ब्लैक बोर्ड पे वो पढ़ाया करते थे। वो पारंपरिक अध्ययन के अंतर्गत आती है। एक आती है गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक अध्ययन क्या है? जिसमें ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक आपके सामने हो। इसमें हो सकता है कि आपको एक वीडियो चला करके दे दिया गया हो और आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको हम देखते हैं तो गैर पारंपरिक माध्यम में ये चीज़ें आ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं कि डिटेल में इनके बारे में जानकारी देखते हैं कि क्या कुछ इसमें और भी चीज़ बदलाव आई है, क्या यहाँ से किस किस टाइप के प्रश्न हमारे यूजीसी के एग्ज़ाम में बनते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। देखिए, प्राचीन काल में जो पढ़ाई का एक स्वरूप था वो कैसा था? मौखिक प्रशिक्षण दिया जाता था। कि उस टाइम में क्या था कि कोई जो वक्ता होते थे जिनको आचार्य या उद्भावक कहा जाता था, वक्ता, आचार्य, उद्भावक, शिक्षक, ये 3-4 कैटेगरी थी। अलग अलग टॉपिक पे जब हम जाएंगे तो ये हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो उद्भावक आचार्य होते थे वो क्या करते थे? मुंह से ही बोला करते थे, सुनाया करते थे बोल करके, और जो छात्र होते थे उसको याद करते थे और उन्हीं के आधार पर उनसे उसकी परीक्षा ली जाती थी, उनकी योग्यता जांची जाती थी और वो मुंह से ही स्वतः बोलते थे। वो मौखिक प्रशिक्षण था। अभी भी कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो मौखिक शिक्षण प्रदान करवाते हैं, प्रशिक्षण। आइए देखते हैं कौन कौन। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता है, मद्रास संस्कृत कॉलेज है, उसके अलावा आपको 2-3 और भी हैं। आइए देखते हैं। कुप्पा स्वामी शास्त्रीय अनुसंधान है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च है, सरस्वती महल पुस्तकालय है। यहाँ से प्रश्न बना हुआ था कि सरस्वती महल कहाँ पे है? सरस्वती महल पुस्तकालय तमिलनाडु में है। और एक और है गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ। ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में। इसको याद रखिएगा। देखिए, पारंपरिक अध्ययन मैंने अभी आपको बताया कि पारंपरिक अध्ययन क्या है। शिक्षक अगर सामने होंगे और वो हमें पढ़ा रहे होंगे तो वो एक पारंपरिक अध्ययन हो गया, जिसमें कि शिक्षक सामने होते हैं और वो अवधारणाओं को समझने के लिए हमें समझाते हैं, चीज़ों को बताते हैं। छात्र को अपने शौक़ का पालन करने का क्या है कि उसमें अनुकूलन होता है कि वो उसके अनुकूल कर सकता है। अध्ययन पूरी तरह से परीक्षा के बारे में होती है, छमाही पाठ्यक्रम उसमें बनती है। ये सब चीज़ें मतलब पारंपरिक अध्ययन के अंतर्गत आती थी। प्राच्य अध्ययन में थोड़ा सा बदलाव था। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे सिर्फ मौखिक चीज़ें होती थी। वो समय था जब किसी की योग्यता वेद शास्त्र और तीर धनुष से, या गदा चलाने में वो कैसे थे, तीर धनुष चलाने में कैसे थे, तलवारबाजी में कैसे थे, इस और अधिक ध्यान दिया जाता था। देखिए, अब आते हैं हम दूरस्थ शिक्षा पे। दूरस्थ शिक्षा से पहले थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि गैर पारंपरिक अध्ययन में 2 तरीके हैं, एक मुक्त शिक्षा और एक दूरस्थ शिक्षा। गैर पारंपरिक में कितने हैं? 2 हैं, एक मुक्त शिक्षा और एक दूरस्थ शिक्षा। आइए जानते हैं मुक्त शिक्षा के बारे में पहले। देखिए, दूरस्थ शिक्षा क्या है? जैसे नाम से ही दिख रहा है कि दूरस्थ मतलब दूर की शिक्षा। इसमें क्या होता है कि आपको ना फिजिकल, भौतिक रूप में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। कोई कॉलेज है यहाँ पे, मान लीजिए ये कॉलेज है कोई सा, कॉलेज मान लीजिए कि कोई सा कॉलेज है ये। इस कॉलेज में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 500 किलोमीटर। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर अगर यहाँ पे है तो आप जो है सो यहाँ पर डेली जा करके ही क्लास करोगे। ये डिस्टेंस मोड भी अवेलेबल करवाती है, उसी को तो कहते हैं, या ये डिस्टेंस मोड करवाएगी, ऑनलाइन मोड करवाएगी, तो ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें आपको यहाँ जाना जरूरी नहीं है। तो ये दूरस्थ शिक्षा इस तरीके से होती है। इसके लिए 1991 में DEC 1991 में DEC इग्नू के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? इग्नू के द्वारा। और फरवरी 1992 से यह लागू भी कर दिया गया था। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। और जो मुक्त शिक्षा होता है, मुक्त शिक्षा के बारे में भी आइए जान लेते हैं।
मुक्त शिक्षा क्या है ना कि शुरुआती दिनों में क्या था कि कंप्यूटर विकसित होने से पहले की बात है कि उसमें क्लबों का गठन किया गया, जहाँ पर ये कहता मुक्त शिक्षा होती थी। वहाँ पे बाद में जब शिक्षा ऑनलाइन साझा की जा रही थी, यह विचार दुनिया भर में चला गया कि शिक्षा को हम क्या करें, मुक्त शिक्षा करेंगे। एक मान लीजिए घर है, क्लब था, एक क्लब है मान लीजिए, इसमें लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे कोई आता था और ये जो है शिक्षा को मुक्त कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको स्कूल में ही पढ़ना होगा या कॉलेज में ही पढ़ना होगा, कहीं भी पढ़ा रहा था, तो ये मुक्त शिक्षा के तौर पे इसको जाना गया था। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किया गया, तो ये अफ्रीका के कई हिस्सों में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण संस्थान के साथ साथ इग्नू दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। कौन? इग्नू। किसके साथ? यूनेस्को के साथ। इग्नू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है और ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क के लिए सार्क कंसोर्टियम में सक्रिय भूमिका निभाता है। किसमें? सार्क कंसोर्टियम में। अब आते हैं साक्षात पोर्टल क्या है। मैं आपको उतना ही इसमें पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से हमारे सिलेबस में लगे हुए टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। साक्षात यह छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों और ज्ञान की खोज करने वालों के लिए आजीवन सीखने हेतु मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए 30 अक्टूबर 2006 को, ये कब शुरू किया गया? 30 अक्टूबर 2006 को शुरू किया गया। यह क्या है? वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं कई बार कि वन एजुकेशन पोर्टल कौन सा है निम्नलिखित में से। ऑप्शन में साक्षात, स्वयं प्रभा, कई सारे दे दिए जाते हैं। तो हमें याद रखना कि अगर इन ऑप्शन में साक्षात दिया रहे तो साक्षात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल हो जाएगा। साक्षात के लिए जो सामग्री विकास का कार्य है ना, वो किसके द्वारा देखा जाता है? तो CAC के द्वारा देखा जाता है। CAC, कोई कमेंट में इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? CAC। फिर आते हैं, देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, NKN, नेशनल नॉलेज, इसको बोलते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क सभी विश्वविद्यालय, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अस्पताल और कृषि संस्थानों को डेटा साझा करने के लिए गीगाबाइट क्षमताओं वाले उच्च गति सूचना नेटवर्क पर देश भर में संसाधनों की गणना करने के लिए इंटरकनेक्ट करता है। क्या करता है? ये इंटरकनेक्ट करता है। इसका रहता है राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय क्या है कि वर्तमान में भारत में कितने हैं? 13, जो एकल मोड संस्थान है। इसका मतलब है कि वे केवल दूरस्थ मोड में शिक्षा प्रदान करते हैं। उनमें से कुछ के बारे में नीचे दिए गए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये हैदराबाद में, ये याद रखना है आपको कहाँ है। वर्धमान महावीर कहाँ पे है? कोटा राजस्थान में है। नालंदा कहाँ पे है? पटना बिहार में। यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यालय, ये नासिक में है, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। अब आते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। ये 1988 में राष्ट्रमंडल खेलों की देशों, देखिए ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL, इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों के बीच एक समझौता के ज्ञापन के माध्यम से स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1988 में। इसको COL कहते हैं हम, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। ये दूरस्थ शिक्षा, ज्ञान, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के विकास को, साझाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रमुखों द्वारा बनाया गया है। COL को विकासशील राष्ट्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच में सुधार करने में मदद कर रहा है। COL का मुख्यालय कहाँ पे है? कनाडा के वैंकूवर में, ये याद रखिएगा। और यह दुनिया का एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो पूरी तरह से दूरस्थ शिक्षा और खुली शिक्षा को बढ़ावा देने और वितरित करने के लिए समर्पित है तथा ब्रिटेन के बाहर स्थित एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रमंडल एजेंसी है। COL राष्ट्रमंडल देशों द्वारा स्वेच्छा से वित्त पोषित है। किसके द्वारा? देखिए, वित्त पोषित है। और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और कनाडा के बाद भारत तीसरा प्रमुख दाता है। भारत का स्थान इसमें कई बार पूछा जाता है, तीसरा है। उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और COL की कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। अब कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? तो वर्तमान पीढ़ी को प्राच्य और गैर पारंपरिक अध्ययन के संयोजन की आवश्यकता है। इस प्रकार यह व्यक्तियों में रचनात्मक और मूल्यों दोनों को एकीकृत करेगा। छात्रों को वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार रहना है। पारंपरिक शिक्षा ऐसा नहीं कर सकती है। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि हमें दोनों तीनों प्रकार की शिक्षाओं, यानी प्राच्य शिक्षा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, तीनों तरीकाओं के शिक्षाओं से हमें
सीखना होगा, ये नहीं कि किसी एक पे डिपेंडेंट रहना होगा। इसीलिए आज के समय में हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगा, मिश्रित हो गई है। मिश्रित शिक्षा व्यवस्था से तात्पर्य हो जाता है कि हम पारंपरिक भी लेते हैं, गैर पारंपरिक भी लेते हैं, और जो वैदिक काल में चलता था प्राच्य वाला, हम प्राच्य शिक्षा भी लेते हैं। अब देखिए पारंपरिक कैसे लेते हैं, शिक्षक से पढ़ाई करते हैं, एक शिक्षक होते हैं और वो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं कॉपी पेन नोट्स पीडीएफ के माध्यम से। एक होता है कौन सा कि प्राचीन काल में जैसे मौखिक था, हम बहुत सारी चीज़ अभी भी सुनते हैं, जैसे बहुत सारा ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी पे हम क्या करते हैं, सुनते ही तो हैं, ज्ञानवाणी पे हम सिर्फ सुन करके याद करते हैं, वहाँ पे कुछ हमें दिखाया तो नहीं जाता, नाम से ही अवाणी। तो ज्ञानवाणी पे हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये प्राच्य अध्ययन के अंतर्गत ही तो आया ज्ञानवाणी। फिर आते हैं ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन क्या हो गया, ये गैर पारंपरिक में हो गया कि हम देख करके सीखते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमें तीनों तरीकों की शिक्षाओं की ज़रूरत है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं कि मिश्रित शिक्षा व्यवस्था होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कैसी है, मिश्रित है, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो ये मिश्रित में आता है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।